तो जी बच्चे, तो अब जो बच्चे बोल रहे थे मैडम फिजिक्स लेके आओ, केमिस्ट्री लेके आओ, साइंस लेके आओ, तो उन सभी के लिए अब आ चुका है हमारे साइंस का पोर्शन, जिसके अंदर हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को जी बच्चे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की तीनों यहाँ से ही कवर अप होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मत सोचो कि फिजिक्स मैडम अलग से करवाओ, उसकी कोई वो नीड नहीं है। तुम यहाँ से करोगे, तुम यहाँ से रेगुलर हमारे साइंस की क्लासेस देखते जाओगे, आराम से तुम्हारा साइंस कवर अप होएगा। ठीक है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और तुम्हें बेफालतू के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम फिजिक्स अलग से कहीं और जाके कवर अप करोगे। नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगी और फिजिक्स तुम्हारे इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली है। ठीक है, ट्रस्ट में तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिजिक्स नहीं आने वाली कि तुम्हें पता चले कि तुम 11वीं 12वीं की फिजिक्स करने बैठ जाओ। ठीक है, तो इतना कुछ वो डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जो भी बेसिक है वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, वो सब कुछ करवाऊँगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताता है, ये बच्चे एक पार्टिकल का वेव नेचर बताता है। ठीक है, तो बच्चे आपसे ये पूछ रखा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जी बच्चे वैल्यू क्या होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट किसी को पता है? मैडम जी आपकी ऑफलाइन क्लास कहाँ पे चलती है? हरियाणा हिसार में चलती है बच्चे, हरियाणा हिसार में। ठीक है, हिसार हरियाणा में हमारी ऑफलाइन की क्लासेस चलती है। ठीक है, तो जी बच्चे देखो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू में, या फिर सॉरी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज। ठीक है, जूल पर हर्ट्ज, ये क्या वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उसके अलावा बात की जाए, हमारे आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E = h/μ। E क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी होती है। H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, तो एनर्जी की हमारी डायमेंशन होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L⁻²। ठीक है, और डिवाइड बाय में T-2। ये किसकी पावर होती है, ये एनर्जी की होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है m0 L बच्चे 0 और T-1। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी की होती है। तो अपने पास क्या है, अपने पास h क्या है, मल्टीप्लाई में है फ्रीक्वेंसी के। अगर मुझे h की वैल्यू करनी है, वैल्यू पता करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा एनर्जी के। तो ये पूरा पोर्शन मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके जाती हूँ, m0 L0 और T-1। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 में से 0 गया तो क्या आ गया वैल्यू, 1 में से 0 गई तो वैल्यू आ गई, क्या आंसर आएगा, m1। ठीक है, 2 में से 0 गए 2 तो L2 और T-2 से -1 गया तो -1। तो ये आ गई हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। तो सही आंसर क्या है, m1 L2 और T-1। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज। त्वरण का आयामी सूत्र है। जी बच्चे, एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो देखो एक्सेलरेशन में हम क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेग यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम। करेक्ट, वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि हमारा आ गया L1। ठीक है, और s-1। ठीक है, सॉरी टाइम T-1। ठीक है, क्योंकि सेकंड को टाइम से नापेंगे तो T-1, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय में टाइम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, L1 T-2। तो देखते हैं L1 T-2, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। तो सही आंसर है हमारा ये। ठीक है, सही आंसर आ गया हमारा ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट द साउंड पास थ्रू। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती, वैक्यूम से, एयर से यानी कि वायु से, लोहे से या कमरे से।
ध्वनि कहाँ से गुजर नहीं सकती? जी, यहाँ पे आंसर दे लो जल्दी से। किससे नहीं बढ़ सकती? तो ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती? ये बच्चे वैक्यूम से, निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। बाकी ध्वनि कहीं से भी होकर गुजर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी बच्चे, हु कवर्ड द प्रोटोन? प्रोटोन की खोज किसने करी थी? डिस्कवर्ड द प्रोटोन। प्रोटोन की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या जे थॉमसन ने? प्रोटोन की खोज किसने करी थी? तो बच्चे हम प्रोटोन को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रोटोन की खोज किसने करी थी? प्रोटोन की खोज करी थी हमारे यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, रियली सॉरी। चल यार, ई गोल्डस्टीन। एक तो ऑप्शंस ना मुझे दोबारा देखने पड़ेंगे। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटोन की खोज करी थी, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटोन की खोज करी थी। रदरफोर्ड ने क्या करा था? न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक है। न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने खोज करी थी, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। अच्छा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है। और न्यूटन तो हमारे ग्रेविटी के लॉ और हमारे लॉ ऑफ न्यूटन के मतलब मोशन के लॉ न्यूटन ने खोजे हैं। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक जी ने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में कोई गड़बड़ी होगी थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एनर्जी ऑफ स्टीम इंजन कन्वर्टेड हो टू? यानी कि स्टीम इंजन की जो हीट एनर्जी होती है, यानी कि ऊष्मा एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, वो किस में परिवर्तित हो जाती है? आपसे ये पूछा गया है। जो स्टीम इंजन होता है उसकी जो ऊष्मा होती है वो किस में बदल जाती है? रसायन ऊर्जा में, रोशनी में, यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में, या फिर संभावित ऊर्जा में? किस में बदल जाती है? ई गोल्डस्टीन, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ई गोल्डस्टीन है राइट आंसर। चलिए अब सब लोग जल्दी से बताइए। हाँ, तो स्टीम इंजन की हम एनर्जी देखते हैं तो किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में, ठीक है, मैकेनिकल। क्योंकि क्या होता है, जो स्टीम इंजन होता है जैसे ही उस पर स्टीम पड़ती है तो वो क्या करता है, वो जो इंजन है मतलब उसकी जो मोटर है वो घूमने लग जाती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला, व्हाट टेम्परेचर डज टेम्परेचर कंटेन? सो जी बच्चे, हमारे टेम्परेचर, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दे रखा है, एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है बार बार में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर? जी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पावर, पावर की इकाई क्या है? एमीटर, वाट, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं? पावर की इकाई क्या है? कॉमर्स जी मैम, सुनील पांडे, वेरी गुड। चलो, तो पावर की इकाई क्या है जल्दी से बताइए? इलेक्ट्रॉनिक पावर की, तो पावर की हम इकाई देखते हैं तो क्या है? वाट, और जिसको हम नापते हैं किसमें? किलोवाट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर नापते हैं? किलोवाट के अंदर। चलो, और एमीटर किसकी इकाई है? करंट की इकाई है, ठीक है, करंट की इकाई है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर वेरी हाई अल्टीट्यूड्स, मतलब मानव लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ऊंचाई पर क्या हो जाती है? बढ़ती है, कम हो जाती है, न बढ़ाओ न घटाओ, यानी कि ना ही बढ़ती है ना ही घटती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लाल, ये जो लाल ब्लड सेल्स है इनके साथ क्या होता है? तो ये बच्चे बढ़ जाती है। बढ़ती किस वजह से है? क्योंकि जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे, मतलब पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन कम मिलती है, पॉइंट है ना। तभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि हमारे ऊंचाई पे जाने ही हमारे वातावरण का क्या हो जाता है? दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारा शरीर अपने आप ही ज़्यादा ही रेड ब्लड सेल्स को मतलब बनाने लग जाएगा। किस लिए? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को, मतलब जितनी भी वातावरण में ऑक्सीजन है वो हम आसानी से ले पाएँ और हमारी बॉडी अपने आसानी से काम कर पाए, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ माइस पॉइजन? चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? वो है जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्यवस्था सबसे पहले किसने खोजी? न्यूटन ने, नील बोर ने, रदरफोर्ड ने या फिर डाल्टन ने? एक तो स्पेलिंग यहाँ पे सारी गलत है।
ए वेरी गुड वेरी गुड। कॉमर्स, अनुराग, गेमिंग, वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं जी। चलो, तो सही आंसर क्या है जी बच्चे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज करी थी नील बोर ने, ठीक है। नील बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज करी थी, यानी कि उसने बिल्कुल उस तरीके से बताया था कि हमारा जो एक सेल जो है, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर का भी होता है, यानी कि वो एक कण के नेचर का भी होता है, और वेव का नेचर भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरंग का नेचर भी होता है उसके अंदर, ठीक है। और डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बच्चे एटम्स के बारे में बताया था कि एटम्स बेसिकली, एटम होते क्या है कि कणों का सबसे बहुत छोटा इकाई होती है, मतलब सॉरी, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। एटम के बारे में ये भी बताया था कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि एक्चुअल में हमने क्या देखा कि एटम को और तोड़कर हम इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, प्रोटॉन देख सकते हैं, न्यूट्रॉन, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट डाल्टन ने बोला था कि एटम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, व्हाट इज केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? रासायनिक दृष्टि से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जी बच्चे सोडियम क्लोराइड? चलिए जल्दी से बताइए सभी के सभी बच्चे, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम MgOH ट्वाइस कहते हैं, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम। और स्लेग्ड लाइम क्या होता है? स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेग्ड लाइम, जिसको लिखते हैं CaOH ट्वाइस, ठीक है। और बच्चे ये कैल्शियम ऑक्साइड को लिखा जाता है CaO, ठीक है, CaO। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड अपना नमक है, ठीक है, नमक, यानी कि NaCl, ये है अपना नमक, ठीक है। अच्छा, सोडियम बच्चे कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारा NaHCO3, जो कि हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। Na2CO3 ये क्या है? ये हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, बस बाई हटा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर? यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात क्या होता है? अच्छा, मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 होता है ना। हाइड्रोजन में एटम का नंबर क्या होता है? 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितने होते हैं? 2 होते हैं, करेक्ट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, यानी कि उसकी संख्या होती है वैसे 8 होती है, यानी कि अगर परमाणु संख्या बोलोगे तो 8 होएगी, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है बच्चे 16, ठीक है। तो बच्चे अगर आप इसको रेशो में लेंगे तो रेशो आया 1:8, तो सही आ जाएगा। अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निकालनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आ जाएगी 1:8, ठीक है। क्या आ जाएगी आंसर? 1:8। डी नहीं आंसर, ठीक है, वो डी आंसर नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करिए, ठीक है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गैस लेयर्ड मेजर्ड? यानी कि समताप मंडलीय ओजोन गैस परत की मोटाई किस इकाई से नापी जाती है? सेमीमीटर से, सेंटीमीटर से, जी बच्चे मीटर से, डेब्सन इकाई से, या फिर मीटर पर सेकंड से? तो बच्चे जब हमें ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की जब हमें इकाई मतलब सॉरी नापनी है कि कितनी मोटी और कितनी पतली है ओजोन लेयर, तो हम निकालते हैं डेब्सन इकाई से, ठीक है, किससे? डेब्सन से। ओह, तो हम आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अरे यार बहुत जल्दी फास्ट हो गया, तो रियली सॉरी, ठीक है।
बाकी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों की यही होती है कि मैडम आप बहुत धीरे धीरे करवाते हो, तो मैंने आज सोचा चलो फास्ट फास्ट करवा देती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में नए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे तो भाई आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और फिर कल मिलते हैं। कल हमारी एग्जैक्टली 9 बजे, सुबह 9 बजे हमारी और नई क्लास होगी, जिसके अंदर और बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए तो बच्चे आप लोगों को कहाँ मिलेंगे ये नोट्स? जी बच्चे, तो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर इस क्लास के टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, ठीक है, तो इस क्लास की या फिर कोई भी हमारी वीडियो ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाओ, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज मत करो कि भाई मैडम नोट्स कहाँ है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। मैंने आज की सारी वीडियो के नोट्स भी वहीं पर डाले हैं, और इवन बाद के भी नोट्स भी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जी बच्चे, नूरा वेरी गुड अप टू रामपुर। जी बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर यही ऐसी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ठीक है, चलिए बाय, और कल मिलते हैं। अच्छा, क्लास के नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर लाइव में नहीं बना पाए हो तो रिकॉर्डेड में बना लेना, पर नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, और उन्हें रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो होती रहेगी, नोट्स बना लेना प्लीज़। ठीक है, चलिए तो बाय।